नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और काफ़ी दिनों बाद आज हम पीटर की क्लास के लिए यहाँ पे लौटे हैं। बीच में काम की वजह से समय मिल नहीं पाया आप लोगों से मिलने का। तो अभी क्या हम पर्टिकुलर टॉपिक वाइज तो सिलेबस मेरे ख्याल से कवर कर नहीं पाएंगे। तो हम अभी क्या है जो MCQs हैं वो करवाने स्टार्ट करेंगे यहाँ, ताकि आपने मेरे ख्याल से सभी ने एक एक बार तो पूरा सिलेबस रिकवर कर ही लिया होगा और काफ़ी साथियों ने तो दो दो बार भी रिकवर कर लिया होगा। तो अभी क्या उनके साथ में हम जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो हमारे निमी पैटर्न के ऊपर जो PDF दी गई है उनके साथ में। काफ़ी एक बड़ी संभावना है कि इनके अंदर से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले या थोड़े से तोड़ मरोड़ के इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिले। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सारी की सारी जो निमी के द्वारा PDF प्रोवाइड करवाई गई है। हो सकता है डायरेक्ट इनमें से उठ करके आपको क्वेश्चन मिले ऐसे कैसे, तो वो निमी वाले जो क्वेश्चन है उनको हम डिटेल्ड डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। थोड़ा बहुत उनमें से और क्या क्या क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो भाई एक तो जो भी साथी यहाँ पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर करके जाएँ ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह वो मिले। और एक भाई कमेंट ज़रूर करके जाएं ताकि हमें भी पता चले कि कौन भाई देख रहा है वीडियो हमारा, या कैसा उसको लग रहा है या कैसा नहीं लग रहा है, या वीडियो का इंतज़ार है कि नहीं है। क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई व्यू मेरे हिसाब से आया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे तो आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर लाइक वगैरह ज़रूर कर दिया करो यार। तो ये क्या हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की PDF यहाँ पे दे रखी है। इसके अंदर हम 21 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, क्योंकि जो पहले 20 क्वेश्चन है वो तो जनरल सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड है, काफ़ी नॉर्मल, उनके बारे में हम बात ना करके डायरेक्ट यहाँ 21 से जब से हमारे टूल्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से शुरू करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द फाइल मार्क्ड एज X, यानी कि फाइल के X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। X ने ये भाग चिन्हित कर रखा है, यहाँ पे आपको इस रेती के इस भाग का नाम बताना है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हील, टैंग, फेरुल और फाइल की लेंथ। तो देखिए जो फेरुल होता है वो आपके सामने ये दिया गया है, ये फाइल का हैंडल है, ये फाइल की लेंथ दी गई है, ये एज दिया गया, ये हील दिया गया, ये साइड में शोल्डर दिए गए हैं। हमसे क्या पूछा गया है, ये वाला भाग पूछा गया है, ठीक है, ये वाला भाग। तो ये आपका क्या आंसर रहने वाला है यहाँ पे, टैंग आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे क्लियर करके देख लेता हूँ। नहीं भाई, हमारा यहाँ पे टैंग आंसर नहीं रहने वाला है, यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हील रहने वाला है, क्योंकि ये नीचे की तरफ दिया गया है। टैंग जो इसके अंदर घुसा हुआ है वो है, मैंने मार्क को थोड़ा सा ऊपर देख लिया, हमारा आंसर है वो हील के साथ में चला जाएगा, यहाँ पे टैंग आंसर हमारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं यहाँ पे 22 का, व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। ए ट्राई स्क्वायर का क्या काम है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टू चेक राइट एंगल, टू चेक एक्यूट एंगल, टू चेक ऑब्टस एंगल, टू चेक स्ट्रेट एंगल। सीधा कोण की जांच, अधिक कोण की जांच, न्यून कोण की जांच या समकोण कोण की जांच, इनमें से कौन सा काम एक ट्राई स्क्वायर के द्वारा किया जाता है। तो सभी को पता है जो समकोण कोण है 90 डिग्री का, उसको जांच करने का काम है वो हमारा ट्राई स्क्वायर है वो करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 23, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, आपके सामने ही दिया गया है क्वेश्चन। एक तो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ सभी के अंदर पहले आपको खुद अपना आंसर टिक करना है कि आपने कौन सा आंसर टिक किया मेरे बताने से पहले। तो आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं ये आपको ज़रूर देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। सबसे पहले है वाइट वॉश, फिर है पोर्शन ब्लू, फिर है कॉपर सल्फेट और फिर सेल्यूलोज लेकर। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि जहरीला कौन सा है। तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन अपनी बुक में भी दिया गया है, कॉपर सल्फेट है वो जहरीला रहता है, काफ़ी सतर्कता के साथ में इसको काम लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 24 का हमारा, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो आपके सामने दिए गए हैं देखिए, स्नग, फिर उसके बाद गाइड पिन, 2 ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, रोकर आर्म और फाइन एडजस्टमेंट पेज। तो बताइए आप किस में से कौन सा हिस्सा है जो स्क्राइबर को पकड़ता है।
तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। जो स्नग है वो हमारे स्क्राइबर को पकड़ के रखता है यूनिवर्सल सरफेस गेज के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ये देखिए आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है। इस वाइस का नाम क्या है? मेरे ख्याल से काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा, जिस भी साथी ने देख रखा है इसके बारे में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पिन वाइस, एक पेन के जैसी वाइस रहती है वो होती है। दूसरी है पाइप वाइस, जिसके जो है वो कुछ इस तरीके के होते हैं पाइप वाइस के अंदर। दूसरी साइड से भी इस तरह का ही होता है, ठीक है, वी आकार के रहते हैं, बीच में पाइप पकड़ते हैं तो वो पाइप वाइस है। ये हमारी जो है वो हैंड वाइस है। एक क्विक रिलीजिंग वाइस भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें नॉर्मल बेंच वाइस में और क्विक रिलीज वाइस में ज़्यादा अंतर आता नहीं है, पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर ध्यान से ना देखा हुआ तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो हैंड वाइस के साथ में चला जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्या जो क्वेश्चन है हमारा 26, इसमें क्या है, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है, इसकी वजह आपको 4 वजह दी गई है। ब्लेड का खिंच जाना, ब्लेड की गलत पिच, सो सेट का गलत चयन, नट के थ्रेड का घिस जाना। तो इनमें से तो कोई ऑप्शन है नहीं, नीचे तीनों वाले से हमारा जो सही ऑप्शन है वो ब्लेड का खिंच जाना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 27 का, पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं? थोड़ा हिंदी में आगे पीछे करके लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखिए, वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ऑक्यूर इजीली वाइल सेविंग ऑफ, जो ब्रेकेज है टीथ का वो इजीली क्यों हो जाता है? वाइल साविंग ऑफ थिन वॉल्ड वर्क पीसीज एंड द स्टार्ट ऑफ कट, जब हम कट स्टार्ट करते हैं किसी पतली प्लेट का, क्वेश्चन समझिए, तो आसानी से जो हमारा हेक्सा है वो ब्लेड है उसके दांते क्यों टूट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना है, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही बताना है। तो पहले आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, मैं बताऊं आपको। यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी के साथ में हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है ना, कि जो हाथ का बल है वो केवल कुछ दांतों पर काम करता है, क्योंकि देखिए पतली प्लेट है, पतली प्लेट पे जब आप फोर्स लगाएंगे तो 1-2 दांतें ही हमारे टच हो पाएंगे, जो कि जल्दी से ब्रेक होने की संभावना हमारी बनी रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे 28 का, क्या बात हो गई, बस 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 बस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वेयरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर जॉइंट्स, कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, फिर से फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल और हाफ राउंड चीजल। तो बताइए आपका आंसर क्या रहने वाला, आप अपना आंसर टिक करके रखिए। आज हम 21 नंबर से 50 नंबर तक के क्वेश्चन करेंगे, यानी टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम। तो आपके कितने सही होते हैं ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसके अंदर हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। डायमंड पॉइंट चीजल है वो कॉर्नर्स और जॉइंट्स को स्क्वायर करने के लिए काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन है 29 का हमारा, ये देखिए, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। ये चिन्हित इन्होंने भाग कर रखा है, यहाँ पे देखिए ये रहा। तो 4 ऑप्शन है, फेस, पिन, चीक और आई होल। तो देखिए ये आपके सामने यहाँ पे आई होल दिया गया है, ये इसकी पिन दी गई है, ये इसका फेस दिया गया है। तो क्या बच गया इनमें से? फिर हमारा चीक जो है हमारा सही आंसर रहने वाला है। यहाँ पे हथौड़े का बॉल पिन हैमर है ये। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत बढ़िया पर्सन है ये आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन दी कटिंग चीजल। ये देखिए इंग्लिश में जी लिखा हुआ है और यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा लिखा हुआ है। तो हम हिंदी में पढ़ते हैं, काटने वाले छेनी पर गामा द्वारा किस कोण को दर्शाएगा, यानी कि गामा यहाँ लिखा हुआ है। इन्होंने पूछा कि ये कोण है, इसका क्या नाम है। 4 नाम आपके सामने दिए गए हैं, रेक एंगल, वेज एंगल, कटिंग एंगल और क्लियरेंस एंगल।
मैंने इसके लिए रिगार्डिंग पहले एक क्लास भी ले रखी है आपके फीटर की, जो साथी चैनल पे नए हैं वो पहले वो क्लासेस जा करके देख सकते हैं। चीज़ल के बारे में सारे एंगल वगैरह मैंने वहाँ पे क्लियर कर रखे हैं, कौन सी चीज़ल क्या काम आती है मैंने ये भी वहाँ पे अच्छी तरीके से बता रखा है। नीमे के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन चीज़ल में से बन सकते हैं सारे के सारे मैंने वहाँ पे बता रखे हैं, तो आप एक बार चैनल पे जा करके वो क्लास जरूर लें। फीटर की 4-5 क्लासेस मैंने वहाँ पे ले रखी हैं। तो देखिए सबसे पहले ये नीचे का कोण होता है, ये हमारा क्लियरेंस एंगल होता है, ये जो बीच का आपका एंगल होता है ये हमारा कटिंग एंगल है, और ऊपर का ये जो एंगल बच गया कौन सा बच गया फिर हमारा रेक एंगल। तो हमारा जो सही आंसर है वो रेक कोण के साथ में चला जाएगा, रेक एंगल इज द करेक्ट आंसर। 31 क्वेश्चन ऊपर ही दिया गया भाई, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रैप्चर। धातु का वह गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। पहले भी काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन मेरे द्वारा, वैसे भी दिया गया है नोट करके, पढ़ाया भी गया है मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल भी पढ़ा रखी हैं, उनमें बताया गया है कि धातु का वह कौन सा गुण है जब उसको हम तार के रूप में खींचे तो वो टूटे ना। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, डक्टिलिटी, टेंसिटी, इलास्टिसिटी और मैलेबिलिटी। आपका आंसर टिक कर लीजिए आप। यहाँ पे तो सही आंसर है वो डक्टिलिटी रहने वाला है, तन्यता जिसको कहते हैं हिंदी में। तन्यता के गुण के कारण जो तार बनाने पे धातु है वो नहीं टूट पाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ द थिम्बल विद स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। जो थिम्बल डिवीजन है हमारा, उसका एक डिवीजन मूवमेंट करने पर कितनी रीडिंग लेता है, ये सामने दिए गए 4 ऑप्शन। जब हमारे स्क्रू की जो पिच है वो 0.5 mm हो, 0.5 mm वाले स्क्रू पिच है, यानी कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, सपोज करो उसके अंदर जो किसके सिद्धांत पे काम करता है वो नट बोल्ट के, तो उसके अंदर पिच होती है, नट बोल्ट रहेगा तो बोल्ट के ऊपर थ्रेड्स रहेंगी, थ्रेड्स के अंदर नट और बोल्ट के अंदर थ्रेड्स रहेंगे और उसके ऊपर पिच रहेगी ना उनकी कुछ। यहाँ पे पिच दिया गया है 0.5 mm का, तो उसके अंदर थिम्बल है। जब आउटसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल घूमता है जिसके ऊपर 50 डिविजन्स बने रहते हैं, उन्होंने पूछा है कि एक डिवीजन का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन समझ में आपके आना चाहिए। काफ़ी साथी सोच रहे होंगे कि पूरा एक राउंड के बारे में पूछ रहा है, काफ़ी सोच रहे होंगे कि 1 0 से 5 के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कहने को बहुत इजी भी है और ना समझ में आए तो काफ़ी मुश्किल भी है क्वेश्चन, और ये एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा लिस्ट काउंट के साथ में 0.01 mm सही आंसर है हमारा, क्योंकि प्रत्येक डिवीजन इसी को डिनोट करता है, इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना। जैसे वर्नियर कैलिपर के अंदर 0.02 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लिस्ट काउंट वहाँ पे वही होता है। ये देखिए आपके सामने पूछा गया है इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है ये आपको पढ़नी आनी चाहिए, मेरे ख्याल से सभी साथियों ने यहाँ पे पढ़ रखी होगी। तो देखिए यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, इनमें से ये देखना है आपको कि कौन सी लाइन के ऊपर हमारी जो लाइन है वो डायरेक्ट मिली हुई है। तो वो ये लाइन यहाँ पे मिली हुई है, क्योंकि ऊपर का आपको मार्क कुछ भी नहीं दिखा रखा है, वो इसलिए नहीं दिखा रखा है कि पहले से ही सभी में 35 है, ठीक है। अब आपको आगे का माप है वो बताना है 0.1, 2, 3, 4 में से क्या होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20 आ गया, इसमें मल्टीप्लाई किससे करते हैं 0.02 से, तो 20 दूनी 40। तो हमारा आंसर कहाँ चला जाएगा 35.4 mm के साथ, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 का, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। आपके सामने फिर से एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का डायग्राम दे रखा है। जिस साथी ने नहीं पढ़ा हो आज तक उसको मैं बता देता हूँ इसके बारे में। ये देखिए बीच में 0 है, एक ये इधर एंड है, यहाँ से यहाँ तक 12 भाग दिए गए हैं और यहाँ से यहाँ तक भी 12 भाग दिए गए हैं। दोनों साइड में 0 लिखा, फिर 30 लिखा, फिर 60 लिखा, इधर भी 0, 30 और 60 लिखा हुआ है, ठीक है। पहले तो ऊपर देखना है कि ऊपर कौन सी लाइन के ऊपर एरो लगा रखा है। तो देखिए 40 के बाद में एक लाइन है, उसके बाद में एरो टिका रखा है, यानी कि 41 और 42 के बीच में तुम्हारा पहला माप तो क्या होगा 41 डिग्री, ठीक है, 41 डिग्री। वैसे तो हम अगर जल्दबाजी में कहें
तो हमारा आंसर यहीं पे सही हो गया, क्योंकि 41 किसी भी और ऑप्शन में नहीं है। अगर 41 काफ़ी सारे ऑप्शन होते तो हमें आगे का निकालने की जरूरत है, लेकिन हम यहाँ पे पूरा ही कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। उसके बाद देखिए इधर की बात करूँ तो आपके सामने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10वीं लाइन है हमारी, टोटल 12 भाग है। 10वीं लाइन के ऊपर ये एरो का मार्क है वो देखिए बना रखा है इन्होंने। तो इसमें जो एक लाइन है उसका माप कितना होता है, 5 मिनट। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, 5 मिनट है ना। सभी को पता होना चाहिए कि इसका जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है इसका लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है। 12 भाग है, 12 पंजे 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे 10वें भाग के साथ मिला हुआ है तो 5 दाए 50, तो हमारा आंसर है 41 डिग्री और 50 मिनट्स। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो भाई लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का क्या उपयोग है, देखिए यहाँ पे बताना। फीलर गेज का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी आप जो इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था। इसमें पूछ रखा है चौड़ाई की जांच करना, ऊंचाई की जांच करना, लंबाई की जांच करना, और यहाँ पे मिलने वाले भागों के बीच की गैप जांच करना। मेरे ख्याल से सबको पता होगा, सबने पढ़ लिया होगा, ना पता हो तो मैं बता दूं। यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जो दो मेटिंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच में गैप जांच करने के लिए पत्ती जैसी होती है जो हमारी फीलर गेज है वो काम में ली जाती है। ठीक है, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये देखिए डायल कैलिपर का आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। इस डायल कैलिपर में माप को पढ़ें। अब आपको डायग्राम दे रखा है, देखिए इस बार हमारे बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो एग्जाम है वो आपका कंप्यूटर पे होने वाला है। मे बी सीबीटी एग्जाम हाइब्रिड, यानी कि आपको आंसर है वो ओएमआर पे करने रहेंगे, पेपर आपको कंप्यूटर पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें पैनिक होने की बात नहीं है कि वो स्क्रीन उड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके जो आंसर है वो आपको ओएमआर में करने रहेंगे, तो ओएमआर तो कोई बाहर से बैठ के भर नहीं सकता ना आपकी, इसलिए कोई पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छा सिस्टम लेके आ रहे हैं वो। तो यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन डायग्राम वाले कंप्यूटर पे जब आपका पेपर आएगा तो डायग्राम वाले क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि जब लोको पायलट के एग्जाम्स होते हैं उसमें जो टेक्निकल पोर्शन आता है उसमें भी डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले इस क्वेश्चन की आपके सामने। तो देखिए इसका माप पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ इसने कितना 25 को पार कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ आपको मैं इसका माप लेने का तरीका भाई सबको पता है, नहीं पता है तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि जब ये 0 से 1 और 2 इन दो को पार कर लेता है तो ये 1 mm को पार कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए इस तीर ने ऑलरेडी 2 को पार कर रखा है। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 1, फिर 40 पे 2, फिर 60 पे 3, 80 पे 4 और वापस यहाँ पे 5। टोटल ये एक राउंड लेता है यहाँ पे जब 5 mm पार कर लेता है। ठीक है, यानी कि जब यहाँ से 20 से 25 पे जाता है तो पूरा एक चक्कर पूरा कर देता है ये। फिर इन दो के बीच में जो टोटल मार्किंग दी गई है वो टोटल 20 दी गई है। ठीक है, टोटल 20 लाइन्स है वो दी गई है, और जो एक लाइन है उसका जो मान है वो 0.05 mm है। ठीक है, इतना बताने के बाद मेरे ख्याल से सभी इसका रीडिंग हम आराम से पढ़ लेंगे। अगर आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसने कितनी लाइनें यहाँ पे पार कर रखी हैं। अरे भाई मिट जा, इरेजर नहीं आया क्या भाई? नहीं मिटेगा भाई, अच्छा लिया ही नहीं था तो मिट जा। हाँ मिट गया। अब देखो इसने पार कर रखी है 20 के बाद में 1 2 3 4 4 लाइनें इसने चौथी लाइन के ऊपर आकर के जो हमारी एरो है वो टिकी हुई है। ठीक है, जो सुई है हमारी वो टिकी हुई है। तो अब आपको माप बताना है। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, यहाँ से इसने 1 mm पार कर लिया, तो हमारा यहीं पे आंसर, वहीं पे थोड़ी सी समझदारी लगाओगे तो आंसर अपना वहीं पे सही हो गया कि सबसे पहले तो 25 था, 25 के बाद भी इसने 1 mm पार कर रखा तो 26 हो गया। 26 तो वैसे ही हो गया। और 2 mm क्यों है मैं बता दूं, इसने 4 लाइनें जब पार करी तो एक लाइन का माप कितना है मैंने बताया 0.05 mm। इसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2 mm। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26.2 mm। जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन इतने इजी देखने को मिले, आपको सारे के सारे 26 ही मिल जाएंगे, उसके सामने फिर ये 2 4 6 8 ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे, तब आपको माप बताना पड़ेगा। तो पढ़ने में काफ़ी इजी है, मैंने बता दिया ना कि जब 0 से 20 तक, जो 20 लिखा हुआ है यहाँ पे 2 भी लिखा सकता है, यहाँ तक आएगा तो 1 mm को पार करेगा। और इनके बीच में जितनी लाइन है वो 20 है टोटल, और एक का जो मान है वो 0.05 mm, और इसका लिस्ट काउंट है वो भी 0.05 mm है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायल
इस बार डायल कैलिपर से आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिल सकता है। कितने क्वेश्चन? 36 हो गए। अगला क्वेश्चन है 37 का। व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन? एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? देखिए ऑपरेशन दे रखे हैं यहाँ पे, आइडल ऑपरेशन, रिपीटेड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, कंटिन्यूअस मिलिंग ऑपरेशन और सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। आपका आंसर आप टिक करके बताएं कि कौन सा आंसर सही है। मैं आपको बता देता हूं कि नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। गैंग ड्रिलिंग का इन्होंने यहाँ पे जो कैरिड आउट है वो दे रखा है ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन हमारा 38 का, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ यहाँ तो देखिए, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का एक अभिन्न अभिन्न हिस्सा कौन सा है? अभिन्न हिस्सा कौन सा है बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में डिस्क दिया गया है, डायल दिया गया है, दो ऑप्शन ऊपर भी दिए गए हैं, ब्लेड दिया गया है और मुख्य पैमाना दिया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का एक अभिन्न अंग है। आप अपना आंसर टिक करिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही है। कर लिया? काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो डायल है वो एक अभिन्न हिस्सा रहेगा हमारे वर्नियर प्रोटेक्टर में स्टोक का, ठीक है, जो कि स्टोक के साथ में जुड़ा रहता है पूरी तरह। ये अगला क्वेश्चन देखिए 39 का। फाइल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो हमने पहले डिस्कशन किया था, ये जो भाग है हैंडल के साथ में राउंड, इसको क्या कहते हैं? फेरूल कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फेरूल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। काफी पिछड़ होगा, इसको मिटा देते हैं यार थोड़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ते हैं हम। विच इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। विच फाइल, कौन सी रेती उपयोग करके हम हमारा जो फिनिशिंग लाइन है उसके नज़दीक तक जा पाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि हम मतलब, आप आंसर बताओ पहले, सिंगल कट फाइल, करो कट फाइल, सेकंड कट फाइल और डबल कट फाइल, फिर बताएंगे कि किस तरह से ये आंसर है। आप अपना आंसर टिक करिए चारों में से। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन है ग्रेड के अनुसार पूछा गया है। यहाँ पे आंसर हमारा सेकंड कट फाइल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कट के आधार पे हैं तीनों, तो सिंगल कट, करो कट और डबल कट। कट से कोई लेना देना नहीं है। जब जॉब की फिनिशिंग साइज के नज़दीक ले जाने के का मतलब होगा यहाँ पे हमें कटिंग थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं स्मूथ फाइल लूँगा तो काटने में काफ़ी टाइम लगेगा ना, जॉब की फिनिशिंग लाइन के टच तक जाने में काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन मेरे पास अगर सेकंड कट फाइल है तो जल्दी जल्दी कट जाएगा मटेरियल स्मूथ फाइल की अपेक्षा। तो मैं जो फिनिशिंग लाइन है वहाँ तक चला जाऊँगा, उसके बाद स्मूथ फाइल का उपयोग करके और जो मेरा फाइनल माप है वो मैं गेन कर लूँगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो सेकंड कट फाइल हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो ये है समझने वाला क्वेश्चन है भाई, ये गलत हो सकता है आपका एग्जाम में, मैं फिर बता देता हूँ। इसको समझना आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बहुत सारे साथियों की तैयारी बहुत अच्छी है मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है ना वो बड़ा ही स्ट्रेंज है, बहुत अलग है। हम भी जब पेपर देके आए थे 4-5 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए थे, बहुत ही इजी जो आ रहे थे क्वेश्चन, सिर्फ तरीका समझने में। वहाँ पे सब दिमाग उस समय इतना प्रेशर में रहता है, क्योंकि आप एक नौकरी की तरफ जा रहे हो, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो उस समय प्रेशर झेल पाना और चीज़ों को समझ पाना और समझ के आंसर कर पाना। दूसरी बात इस बार और क्या मुश्किल है, इस बार नेगेटिव मार्किंग अलग से है, तो आपको बड़ा ही सोच समझ के। पिछली बार तो क्या था भाई, चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, थोड़ा बहुत अंदाजा है कि इन दो में से एक होगा तो एक लगा दिया, गलत भी हो गया तो चलो वो तो नहीं कटा। इस बार अगर आपने गलत कर दिया तो आपके सही वाले में से और 1/3 जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखने में काफी इजी लग रहे होंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझ का फेर बहुत रहेगा। जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना ज्यादा उलझा करके पूछते हैं और वहीं पे गलत करवा देते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को इजी ना लेकर के प्रत्येक क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है,
ताकि वो क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप उसको सही कर दें। ठीक है, 41 का क्वेश्चन देखते हैं अभी। विच फाइल हैज द पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ, यानी कि कौन सी फाइल है जिसके किनारे हैं पूरी लेंथ के अंदर स्ट्रेट सीधे ही मिलेंगे आपको। देखिए 4 ऑप्शन है, हैंड फाइल, बास्टर्ड फाइल, रास्ट कट फाइल और सिंगल कट फाइल। तो ये देखिए ये ग्रेड के अनुसार बता रखा है, ये कट के अनुसार है, ये सिंगल कट। वैसे ये तीनों चीज़ अलग अलग हो गई, बनावट के आधार पे यहाँ पे सिर्फ हैंड फाइल है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे अगर वैसे अंदाजा ना है तो। और वैसे भी हैंड फाइल क्या है, वो पूरी लंबाई में एक समान होती है। हमारी फ्लैट फाइल क्या है, लास्ट में जाकर के टेपर में हो जाती है ना इस तरीके से, लेकिन ये हैंड फाइल है वो पूरी स्ट्रेट होती है। इसको सेफ एज फाइल भी कहते हैं, दूसरा नाम है, इसके किनारों के ऊपर दांते हैं वो नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 का हमारा, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री क्या है, यहाँ पे आंसर दिए गए हैं टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और कास्ट आयरन। तो देखिए मटेरियल तो एक दो और भी यूज होते हैं यहाँ पे, लेकिन इनमें से जो पूछा गया ना वो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे कास्ट आयरन के साथ में। पूरी बॉडी है उसकी कास्ट आयरन की बनी रहती है, प्रत्येक मशीन है, लगभग सभी मशीनों की बॉडी है वो कास्ट आयरन की बनी रहती है। ठीक है, आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको सही अच्छा लग रहा हो वीडियो तो भाई लाइक ज़रूर कर दें थोड़ा सा, और कमेंट करके ज़रूर, जाने से पहले कमेंट ज़रूर करना भाई कि आपके टोटल 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या कितने गलत हुए हैं, बता के जाना है, ऐसे नहीं जाना है। और जो साथी पहले से मेरे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ हम आज दोबारा आए हैं, हेलो भाई, ज़रूर कुछ करके जाएं भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन द मशीन फिनिश्ड सरफेस। देखिए मार्किंग मीडिया सारे क्लियर लाइन प्रोवाइड करवाते हैं। पूछने के तरीके में क्या है कि जो मशीन से तैयार सतह है, यानी कि आफ्टर मशीनिंग करने के बाद काफ़ी सतह वो काफ़ी फिनिश हो जाती है ना। हम जब बच्चों से मार्किंग करवाते हैं, चौक रगड़वा दिया, वो क्या ब्लैक सरफेस होती है, काफ़ी अच्छे से लाइनें लग जाती हैं। लेकिन मशीनिंग करने के बाद तो सतह है, आप एक बार रेती से बच्चे से जॉब पे रेती घिसवाओ, उसके बाद चौक लगाओ, आपकी अच्छी लाइनें नहीं आएंगी। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि मशीन से तैयार सतह के ऊपर क्या लगाएंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, व्हाइट वॉश, पोर्शन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोस लेकर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन के साथ में हो जाएगा। पोर्शन ब्लू क्या है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिसको लगा करके काफ़ी मशीनिंग सरफेस पे भी हम अच्छी लाइनिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 का, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का क्या उद्देश्य है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इजी भी है, जॉब क्लैंपिंग के लिए, इजी हैंडलिंग के लिए, रिड्यूस वेट के लिए, या बेटर अपीयरेंस के लिए, यानी कि बेहतर दिखावट आ जाए इसलिए दे रखे हैं क्या खांचे, या वजन कम हो जाता है वही एंगल प्लेट का इसलिए खांचे काट देते हैं बीच में से, या आसानी से हैंडल कर लेते हैं उसको, या फिर जॉब को पकड़ सकते हैं खांचे बना करके। तो हमारा जो आंसर वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। खांचे बनाने के बाद हम किसी, देखिए एंगल प्लेट का उपयोग काफ़ी जगह करते हैं। ठीक है, जो हमारी लेथ की फेस प्लेट है उसके साथ में भी बांध लेते हैं, और भी काफ़ी मशीनों के बेड पे बांध लेते हैं। तो ये जो खांचे दे रखे हैं इनमें से नट बोल्ट या टी सेक्शन वगैरह लगा करके हम जॉब को आसानी से पकड़ सकते हैं, इसलिए एंगल प्लेट के अंदर खांचे दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 का, विच कैलिपर यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर। जिस भी साथी ने ITI के अंदर प्रैक्टिकल करवाए होंगे तो इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल भी आता है एक राउंड बार का, और जेनी कैलिपर के द्वारा सेंटर निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, जेनी कैलिपर, यहाँ पे जिसके द्वारा हम राउंड बार का सेंटर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 का, नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो देखिए ये यहाँ पे बीच में इस भाग का नाम पूछ रखा है आपसे, ये रहा। अरे भाई हो जा, क्या चक्कर है, खराब ही हो गया क्या। रुको भाई, हैंग ही हो गया सिस्टम थोड़ा सा। हाँ अब आ गया। ये वाला भाग है, इसका नाम पूछ रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके नाम क्या क्या दे रखे हैं, लेग, पैग,
अरे भाई पैक भी लिख दिया गया यहाँ पे। और दो ऑप्शन और दिए गए हैं, वॉशर या फलकरम। तो आपको मैं सही आंसर बता दूं, हमारा फलकरम रहने वाला है। जो फलकरम है वो इस भाग का नाम है। ऊपर ये जो लगाया गया है ये क्या है, ये स्प्रिंग है, ये दोनों इसकी लेग्स हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 47। उसमें पहले वाले में डी आंसर रहेगा फलकरम। इसमें है नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। देखिए ये भी काफ़ी फंसाने वाला है। बेवल गेज नाम है क्या, बेवल प्रोटेक्टर नाम है क्या, यूनिवर्सल बेवल गेज नाम है क्या, यूनिवर्सल सरफेस गेज नाम है क्या, बताओ क्या नाम है। अब अपना आंसर बताइए। आपको बता दूं यहाँ पे इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, यूनिवर्सल बेवल गेज है। ये तीन चीज़ें दिखाई दे रही है ना, जब दो चीज़ें दिखाई देंगी वहाँ पे तो बेवल गेज हो जाएगा। तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको तो ये यूनिवर्सल बेवल गेज है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 48 का। विच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड अबो एंगल अबो 10 डिग्री। ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा भाई, चाहे इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से देखने को मिले आपको, चाहे फाइल का नाम लेके देखने को मिले। कौन सी रेती के द्वारा हम 10 डिग्री से ऊपर का संकीर्ण खांचे कोण भरने का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर फाइल, आदि हाफ राउंड फाइल, त्रिकोणीय फाइल या नाइफ एज फाइल। हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा, नाइफ एज फाइल इसका सही आंसर है। 10 डिग्री जहाँ भी दिख जाए ना भाई, रेती की चर्चा हो तो नाइफ एज फाइल है वो सही आंसर है, ठीक है। अरे अभी 49 का और है। नेम ऑफ द डिफेक्ट दैट कॉजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स हैं वो फाइल के दांतों के अंदर फंस जाते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फाइल बाइट, पिनिंग ऑफ फाइल, रैपिंग ऑफ फाइल, ग्लेजिंग ऑफ फाइल। देखिए ग्लेजिंग तो वैसे ग्राइंडिंग में होती है, फाइलिंग में नहीं होती। यहाँ पे आंसर है वो बी के साथ चला जाएगा, पिनिंग ऑफ फाइल। किससे सही करते हैं, फाइल कार्ड से सही करते हैं, वायर ब्रश से। पिनिंग ऑफ फाइल हो जाता है जब धातु के कण रेती के अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। और हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज का। विच चीजल इज यूज टू कटिंग ऑयल ग्रूव्स। ऑयल ग्रूव काटने के लिए कौन सी चीजल इस्तेमाल करते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लैट चीजल, दूसरा है वेब चीजल, तीसरा हाफ राउंड नोच चीजल, चौथा है डायमंड पॉइंट चीजल। मैंने कहा था ना कि चीजल के लिए मैंने सारे के सारे कौन सी चीजल क्या काम आएगी, कौन सा एंगल है, सारी चीज़ें बता रखी हैं। आप जा करके चैनल पे पढ़ सकते हैं वो वीडियो। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा, हाफ राउंड चीजल। तो दोस्तों आज हम ये 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले राउंड में हम 51 से लेकर के 80 या 90 क्वेश्चन तक करेंगे। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा, और जो साथी नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें भाई, और जो पुराने देखते थे वो हेलो आए ज़रूर करके जाएँ कॉमेंट में। और काफ़ी दिन हो गए हमें भी आए हुए मिले हुए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।